नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन पे हम लोग मौर्य वंश का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक हुए, कुछ अभिलेखों के बारे में जानकारी ली थी। अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग उसको पहले देखें, उसके बाद ये देखें। आज के इस सेशन पे हम लोग मौर्य वंश से संबंधित जो प्रशासन था, नगर प्रशासन था, उसके बारे में जानकारी लेंगे और अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख क्या क्या थे उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों से शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मतलब एक अभिलेख, कितने ऐसे अभिलेख हैं जो अशोक का नाम मिलता है? मतलब जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको मौर्य वंश के कि कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक को प्रियदर्शनी कहा गया है, किसी में देव नाम प्रिय कहा गया है, किसी में चक्रवर्ती कहा गया है, किसी में सम्राट कहा गया है। लेकिन ऐसे कितने अभिलेख हैं या शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ऐसे टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं देखिए? गुर्जरा, मास्की, नेड्यूर, उदयगोलम या उडेगोलम। ठीक, ये 4 ही ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इनका क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो गुर्जरा आपका एमपी से संबंधित है। एमपी में एक दतिया है, दतिया जिला, वहाँ से संबंधित है। और बाकी तीनों कर्नाटक कर्नाटक से संबंधित है। क्लियर है? तो ये याद रखना, गुर्जरा मध्य प्रदेश और बाकी मास्की, नेड्यूर, उदयगोलम कर्नाटक। ठीक है, अब आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से अभिलेखों में किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? अब देखो वही चीज़ें आ गई कि अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है, और हम लोगों ने देखा है कि मास्की लघु शिलालेख ऐसा है निम्न में से कि जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, और ये कहाँ से संबंधित है? ये है कर्नाटक से संबंधित। ठीक, अगला, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो अशोक किसमें हुआ है? गुर्जरा में। गुर्जरा, मास्की, नेड्यूर, उदयगोलम उसी से संबंधित है। अगला देखो, अशोक का रुम्बनदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का एक रुम्बनदेही स्तंभ लेख या अभिलेख है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बुद्ध के जन्म से। जब हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो मैंने बताया था गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ है। इसकी जानकारी किस वंश से मिलती है? तो मौर्य वंश से मिलती है, अशोक के अभिलेख से मिलती है, जिसको रुम्बनदेही अभिलेख कहा जाता है। और याद रखना कि कलिंग युद्ध होता है 261 BC में। कलिंग युद्ध होता है। इस युद्ध के 10 वर्ष बाद बोध गया और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी। अशोक क्या करता है कि कलिंग युद्ध के बाद 10 वर्ष बाद बोध गया गया और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गया। लुम्बिनी में उसने जो कर है या टैक्स है वो 1/8 से 1/4 कर दिया। 1/4 से 1/8 कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1/4 से 1/8 कर दिया, कम कर दिया। 1/4 से आधा कर दिया, ऐसे कर लो तो 1/8 ही हुआ, है ना। ये उल्लेख किस में है? तो ये भी रुम्बनदेही अभिलेख में ही इसका उल्लेख मिलता है। अब इतने टैक्सेस की जानकारी इसमें है, इसी वजह से रुम्बनदेही स्तंभलेख या अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। आर्थिक अभिलेख आपसे पूछा जाएगा कि किस अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख कहा जाता है? तो रुम्बनदेही स्तंभ को ही अशोक का आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। क्लियर है इतनी बातें? आगे, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? देखो मैंने जैसे बताया था, क्षेत्र आपसे पूछा जाता है। गुर्जरा मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के दतिया में है, तो बी आपका सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध के सम्राट बताया है। अब देखो, मगध का सम्राट किसमें बताया है? भाब्रू बैराट। भाब्रू बैराट स्तंभलेख जो है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध के सम्राट बताया है। ठीक है, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इसमें कहा है मास्की लघु शिलालेख। ये 2 शिलालेख बहुत अच्छे से याद रखना।
अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है मास्की लघु शिलालेख में, और अशोक का नाम अशोक मिलता है, इसमें भी मिलता है, ठीक है। और अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो बाबू बेराट स्तंभ लेख में, ठीक। अगला, कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखो कालसी जो है ये आपका पड़ता, ये एक जगह का नाम है। कालसी कोई ऐसा नहीं कोई चीज़ हो, कालसी एक जगह का नाम है। कहाँ पे है? ये है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। और ये किससे संबंधित है? अशोक के शिलालेख के कारण संबंधित है, प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यह है क्या, देखो अशोक के शिलालेख, अगर मैं शिलालेख की बात करूँ तो शिलालेख कितने हैं? 14 हैं। स्थान कितने हैं? कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से। वो 8 स्थान कौन से हैं ये पता होना चाहिए। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जोगढ़, चोपार, गिरनार, धौली, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। धौली, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। 8वां देखो, एर्रेगढ़ी, सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जोगढ़, सोपार, गिरनार, धौली, एर्रेगुड़ी। ये क्या है? ये हैं अशोक के जो शिलालेख मिले हैं 8 स्थानों पर, वो स्थान है। एक चीज़ याद रखना है कि अशोक के यही 8 स्थान अशोक के साम्राज्य की सीमा तय करते हैं। अशोक के समय जितनी भी उसकी सीमा थी, साम्राज्य जितना विस्तार था, उस जो विस्तार था उसकी सीमा कौन तय करते हैं? यही 8 स्थान हैं। यहीं पर 14 शिलालेख मिले थे। है कहाँ पर? सहवाजगढ़ी, मानसेहरा पाकिस्तान में है, कालसी उत्तराखंड, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा। जोगढ़, जोगढ़ आपका उड़ीसा, एर्रेगुड़ी एपी लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहीं पे लिख लेना। चोपार एमएच लिख रहा हूँ, महाराष्ट्र। गिरनार जीजे गुजरात। धौली ये भी आपका उड़ीसा। धौली भी कहाँ है? उड़ीसा में है। जोगढ़ भी कहाँ है? उड़ीसा में है। बाकी अपना देख लो, ठीक है ना, अच्छे से नोट कर लो। अगला देखो, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? उत्तराखंड में कहाँ मिली है? बहुत अच्छे से पता हो चुका है, कालसी में, क्योंकि कालसी कहाँ का है? उत्तराखंड का है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में है। अब देखो आईएएस 2022 में आया है ये क्वेश्चन, लेकिन आप लोग सॉल्व कर दोगे क्योंकि पढ़ चुके हो। धौली, धौली कहाँ पे है? अभी हम लोगों ने देखा। अच्छा सॉरी, देखो पूछा क्या है, उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं। धौली कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कि बिल्कुल सही है। एर्रेगुड़ी आंध्र प्रदेश है, जो कि बिल्कुल सही है। जोगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में ही है। कालसी अब बहुत अच्छे से पढ़ चुके, कर्नाटक में नहीं है, उत्तराखंड में है। तो केवल 2 ही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 युग्म, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? आपसे आ जाएगा या तो धार्मिक संश्लेषण या धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये है आपका 12वां शिलालेख, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 12वां शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख, तो 12वां ये है धार्मिक सहिष्णुता। 12 नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछे गए उनको पढ़ना है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और 14वें शिलालेख में अशोक ने बताया है कि शांतिपूर्ण धार्मिक जीवन जीने की बात कही है, ठीक। अगला, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है, और 13वें शिलालेख में है, और याद रखना है हाथी गुम्फा अभिलेख में है। खारवेल, चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। उसी अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और अशोक के 13वें शिलालेख में भी कलिंग युद्ध का वर्णन है, क्लियर है। अगला, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन डी किसका है? चेदी वंश के राजा खारवेल का ये अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें क्या है? कलिंग युद्ध का
वर्णन किया गया है। क्लियर है? अगला, अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? देखो मैंने बताया धार्मिक सहिष्णुता भी आ सकता है, और आ गया किस में है हमको पता है, 12वें में है। अब 12वां कैसे लिखेंगे? तो देखो 10 ऐसे लिखते हैं, 10 में 2 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं वो कौन से हैं? तो अशोक के ऐसे कितने शिलालेख हैं, कौन से शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में बताता है? तो याद रखना है ऑप्शन सी, दूसरा और 13वां। जो दूसरे नंबर का है और 13वें नंबर का है, इन्हीं दोनों में संगम राज्य का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस का दूसरा नाम तुर्मै भी है, ठीक है ना, तुर्मै भी आ जाएगा तो भी यही करोगे। अब देखो, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का है, पहली चीज मिस्र का है, और टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायोनियस को अशोक के दरबार में भेजा था। क्या भेजा था? अशोक के दरबार में किसको भेजा था? राजदूत डायोनियस को भेजा था, और ये कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा आया था मेगस्थनीज। ठीक है ना, तो 3 शासक प्रमुख हैं, और तीनों शासक में राजदूत आए हैं, किसने किसने भेजे हैं सब कुछ बता दिया। अगला, अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? देखो आ गया तुर्मै, कौन है तुर्मै? टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस, मतलब मिस्र, मिस्र का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो किसके साथ सीरिया और मिस्र के राजकीय संबंध थे? बहुत अच्छे से पता है कि सीरिया का राजा एंटियोकस बिंदुसार के दरबार में एक दार्शनिक राजदूत भेजता है जिसका नाम है डाइमेकस, और मिस्र टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस है, ये अशोक के काल में भेजता है। टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस है, और ये अशोक के काल में भेजता है डाइमेकस को, सॉरी डायोनियस को, और इसके काल में डाइमेकस को। ठीक है, ये कौन से शासक से संबंधित है? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के शासक जितने भी हुए हैं उसमें सीरिया और मिस्र का संबंध है। ठीक है, अगला, अशोक, अच्छा कथन और कारण से है बताना है, कथन पढ़ रहा हूँ। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल जोड़ लिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इस वजह से जोड़ लिया था, बिल्कुल सही। क्योंकि उड़ीसा में, या मैं लिख दूँ कलिंग में, कलिंग मतलब उड़ीसा का ही क्षेत्र है, तो कलिंग में एक बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा को ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने आया था, और यहीं से वो दोनों कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। क्लियर? अगला, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, कथन कारण है, अच्छे से पढ़ना। क्या पूछा है? मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, बिल्कुल सही, इन्होंने भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, बिल्कुल गलत, कृषकों ने विद्रोह नहीं किया था। भाई कृषक क्यों विद्रोह करेंगे जब उन्हें फ्री मिलेगा? तो मौर्य काल में भू अनुदान नहीं दिया गया था। अब समझो, भूमि अनुदान, सर्वाधिक भूमि अनुदान जो होता है वो होता है गुप्त काल में, ठीक है ना, लेकिन जो प्रथम भू अनुदान की बात होती है वो होती है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। इसका उल्लेख किस में है? इसका उल्लेख है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, शायद दिख ना रहा हो आपको, नागा घाट, नागा घाट अभिलेख में भू अनुदान, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की जो शुरुआत हुई है वो सातवाहन वंश से हुई है। सातवाहन वंश में अभिलेख है नागा घाट अभिलेख, इसमें हमें उल्लेख मिलता है। प्लस भूमि अनुदान, सर्वाधिक भूमि अनुदान जो हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, मौर्य काल में भूमि अनुदान की कोई बात नहीं है। तो आपका क्या सही हो गया? ए सही हो गया। क्यों? क्योंकि भूमि अनुदान नहीं दिया मौर्य काल में, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्लियर? अगला, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगस्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य, किसने भेजा था?
सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। ठीक, अगला, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज ने संपूर्ण भारत को 7 जातियों में विभाजित किया, 7 जातियों में विभाजित किया। बहुत अच्छे से याद रखना है कि कितनी जातियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने, तो 7 जातियों में। उल्लेख किसमें है? इंडिका में है। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र को क्या कहा है, किस नाम से पुकारा है? पोलीब्रोथा। ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना कि पोलीब्रोथा या पाटलिपुत्र का शासन चलाने के लिए 6 समितियां थीं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। इस वजह से टोटल 30 लोग हो गए। इसका उल्लेख भी किस में है? इंडिका में है। फिर समझो, आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आएगा, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के शासन चलाने के लिए कुल कितने लोग थे? टोटल कितने लोग थे? 30 लोग थे। 6 समितियां थीं, प्रत्येक समिति में 5 लोग थे, पंचे 30 लोग थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। जैसे हमने बताया कि पूरे मौर्य साम्राज्य को 7 जातियों में विभाजित किया है, 7 वर्गों में विभाजित किया है। किसने? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसने विभाजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं? नगर प्रशासन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि नगर प्रशासन एकमात्र ऐसा प्रशासन है जिसका उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। जबकि कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र मौर्य काल से ही संबंधित है, लेकिन नगर प्रशासन का उल्लेख जो है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में नहीं है, मेगास्थनीज की इंडिका में है। ठीक है, थोड़ा सा साम्राज्य देख लें तो देखो, एक तो साम्राज्य, फिर प्रांत, फिर विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, स्वावर्तिक, संग्रहित, ग्राम। ये बिल्कुल ऐसे है, साम्राज्य के नीचे प्रांत है, प्रांत के नीचे विषय, फिर उसके बाद विषय के नीचे स्थानीय, स्थानीय के नीचे द्रोणमुख, द्रोणमुख के नीचे स्वावर्तिक, स्वावर्तिक के नीचे संग्रहित, संग्रहित के नीचे ग्राम। ये क्या है? साम्राज्य जो पूरा देश होता था। प्रांत, बहुत अच्छे से याद रखना है कि मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा गया? चक्र कहा गया। मौर्य काल में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? चक्र कहा जाता था। स्थानीय क्या था? स्थानीय 800 गांव का समूह, 800 गांव का समूह स्थानीय। इसका आधा करो 400 गांव का समूह, इसका आधा करो 200 गांव का समूह, इसका आधा करो 100 गांव का समूह और 1 ग्राम। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है। ठीक है ना। आपसे इसी में क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में 800 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? तो 800 गांवों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख, 200 गांवों के समूह को स्वावर्तिक और 100 गांवों के समूह को संग्रहित और सबसे छोटी इकाई ग्राम। ठीक है ना। ये था नगर प्रशासन का एक बेस। क्लियर है। अगला देखेंगे, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, इस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो जो भूमि कर था वो लिया जाता था, सीताध्यक्ष थे। बहुत अच्छे से याद रखना, सीताध्यक्ष। देखो, शुल्काध्यक्ष, शुल्क लिया जाता था, ऐसे लॉजिक मत लगाना। इसलिए मैं कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, शॉर्ट ट्रिक ले डूबेगी। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया क्या है, सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या है? जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर। तो भूमि कर लेने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। एग्रोनोमोई क्या है? एग्रोनोमोई याद रखना, जो सड़क बनाते थे, सड़क या मार्ग निर्माण करते थे, उनको एग्रोनोमोई कहा गया। ठीक, अगला देखेंगे, मौर्य मंत्रि परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? अब देखो, राजस्व इकट्ठा करने, यहाँ पे केवल टैक्स बोला है, भूमि कर नहीं बोला है ना। केवल टैक्स है, वो सभी प्रकार के टैक्स, तो वो समाहर्ता, समाहर्ता का काम था सभी प्रकार के राजस्व वसूलना। क्लियर है। अगला,
मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? अभी मैंने बताया एग्रोनोमी क्या करते थे? मार्ग निर्माण, ऑप्शन सी सड़क निर्माण करते थे। क्लियर है? अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है ये न्याय व्यवस्था की बात है। जैसे यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वैसे मौर्य काल में क्या होता था? तो मौर्य काल में दो चीज़ें थी, बहुत अच्छे से याद रखना है। धर्मस्थली कंटक शोधन, धर्मस्थली कंटक शोधन। धर्मस्थली में दीवानी मामले जाते थे और कंटक शोधन में फौजदारी मामले जाते थे। दीवानी मामलों की सुनवाई धर्मस्थली में होती थी, ये कोर्ट था, ठीक है ना, और फौजदारी मामलों की सुनवाई कंटक शोधन में होती थी। धर्मस्थली के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यावहारिक, बहुत अच्छे से याद रखना है। धर्मस्थली के मुख्य न्यायाधीश को व्यावहारिक कहते थे और कंटक शोधन के मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुख्य न्यायाधीश को व्यावहारिक और प्रदेष्टा कहते थे। दीवानी फौजदारी मामले की सुनवाई होती थी और जो कोर्ट के नाम थे वो धर्मस्थली और कंटक शोधन, ये दो ही थे। तो ऑप्शन देखो, धर्मस्थली कंटक शोधन 2 और 4, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है? अगला, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था बृहद्रथ। 185 BC के आसपास इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी, किसकी? बृहद्रथ की। और पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की स्थापना की थी, इसलिए शुंग वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? वो है बृहद्रथ। क्लियर? अगला, मौर्य काल में प्राणायाम था। प्राणायाम क्या था? तो आपातकालीन कर को प्राणायाम कहते थे, ठीक है ना। मौर्य काल में आपातकालीन कर लिया जाता था, आपातकालीन टैक्स लिया जाता था, उसको प्राणायाम कहते थे। बहुत अच्छे से याद रखना। कुछ कर ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे लेकिन PYQ में बहुत अच्छे से मिलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है ये इस बार पूछ ले RARO में, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अगला देखो, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था। तो प्रथम शासक है जिसने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया। एक झील, कौन सी झील? सुदर्शन झील। पहली चीज, क्यों करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण क्यों करवाया? वहाँ पे खेती करने के लिए, स्थानीय क्षेत्र में। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्ररामन और स्कंदगुप्त, ये 4 ऐसे शासक हैं जिन्होंने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण और उसका जीर्णोद्धार करवाया। बहुत अच्छे से याद रखना, शुरुआत किसने की? निर्माण इन्होंने करवाया, फिर उसके बाद रिपेयरिंग का काम इन्होंने किया। आपसे क्या पूछेगा? गिरनार के सुदर्शन झील में निम्न में से किस शासक का हस्तक्षेप नहीं रहा? तो 4 का रहा, बाकी कोई भी नाम दे देगा आपको, करना रहेगा, ठीक है ना। ये 4 नाम याद रखना कि सुदर्शन झील के निर्माण में इन चारों का योगदान रहा है, ठीक है ना। उल्लेख, सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्ररामन, शक वंश का राजा है रुद्ररामन, इसका जूनागढ़ अभिलेख है। इसी में सुदर्शन झील के निर्माण की बात की गई है। क्लियर है? अगला देखो, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो देखो, चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है आपके जूनागढ़ अभिलेख में। अब जूनागढ़ अभिलेख कौन सा है? तो रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का भी जूनागढ़ अभिलेख है और इसी को भीतरी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये किससे संबंधित है? ये गुप्त वंश से संबंधित है, ये अलग है। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ या भीतरी के अभिलेख में एक चीज़ याद रखना है कि इसी में होड़ों का आक्रमण का उल्लेख है, होड़ों का आक्रमण की जानकारी इसी में है। और कुमारगुप्त प्रथम जो स्कंदगुप्त के पिता थे, उनके समय में पुष्यमित्र नामक जातियों का आक्रमण होता है, उसका भी उल्लेख किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में है या भीतरी के अभिलेख में है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? चंद्रगुप्त और अशोक की जानकारी किसमें मिलती है? तो रुद्ररामन, शक वंश के राजा रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील की भी जानकारी मिलती है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मौर्य काल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी फैक्ट अभी तक पूछे गए हैं, उनका एनालिसिस हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। मौर्य वंश आपका यहाँ पे समाप्त होता है। जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, जितना भी एक्सप्लेनेशन बताया गया है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी आपको लगता है ये मेरे काम का है, उसको आप कॉपी में नोट जरूर कर लें, है ना, जिससे चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।